होता था कि मैं मैं अगर अपना बताऊँ तो अभी तक मैं सिर्फ़ क्या करती थी, जाती थी, बोर्ड पे समझाती थी और उसके बाद फिर ओरल क्वेश्चन पूछा, ठीक है, बच्चों को आ गया समझ में, दैट्स इट, इतने में कंप्लीट कर देती थी। लेकिन ये बनाने के बाद ये पता चल गया कि मुझे और भी दूसरी चीज़ें, दूसरे तरीके यूज़ करने हैं। तो ये यहाँ पे है कि हम सभी को अपना जब भी हम लोग पढ़ाएं या टीचिंग के टाइम पे हम लोगों को अलग-अलग मेथड से बताना है ताकि वैरायटी आए। उसके बाद यहाँ पे आगे है कि दिस इंक्लूड द सिलेक्शन ऑफ लेसन ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स ऑफ टीचिंग, असेसिंग। तो यहाँ पे हम लोगों का किस किस तरीके का मेथड हम लोग टीचिंग में यूज करेंगे, लेसन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग क्यों पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ाने के बाद बच्चे को क्या आ जाना चाहिए, ये सारी चीजें अपनी पेडागोजिकल प्रोसेस में आएंगी। अब इसके बाद है एग्जाम्पल लाइक, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट जो अपना मेथड है वो है बाय यूजिंग गेम्स। ये आज मैंने सीबीएसई का जब लर्निंग आउटकम वाला या पेडागोजिकल प्रोसेस वाला जब पीडीएफ मैं पढ़ रही थी तो मुझे यहाँ पे ये तरीका मिला था कि गेम्स के थ्रू भी हम लोग बच्चों को सिखा सकते हैं, जैसे कि टग ऑफ वॉर का है। यहाँ पे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, लाइक ठीक है, एक हम लोगों के पास कोई भी ऑब्जेक्ट है इस तरीके का, एक मिनट, हम्म, हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से सपोज नेहा मैम भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही हैं, इधर से राष्ट्रीय मैम भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपने प्लेस से बिल्कुल डिस्प्लेस होगा ही नहीं। तो ऐसे फोर्स को हम लोग बैलेंस्ड बोलते हैं, जो इसको बैलेंस करके रखे। और अगर यहाँ से मैं ये बोलूं कि नेहा मैम यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही हैं और राष्ट्रीय मैम 5 न्यूटन का लगा रही हैं, तो क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है, नेहा मैम अपने साइड इस बॉडी को डिस्प्लेस कर लेंगी। तो इसी चीज को अगर मैं टग ऑफ वॉर जो गेम होता है उसके थ्रू बताऊं तो बच्चे को इजीली समझ में आ जाएगा और इंटरेस्टिंग वे में आएगा, और ये जो कॉन्सेप्ट होगा वो कभी नहीं भूलेगा। इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है, अगर दो टीम बना दिया, दोनों टीम वाले जो हैं बच्चे वो अगर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल वो जो कोई जीतेगा नहीं इसमें, और वो जो रहेगा वो बैलेंस में ही रहेगा। लेकिन अगर एक टीम ने ज्यादा फोर्स लगाया तो ऑब्वियस सी बात है वो जीत जाएंगे। तो इससे ये समझ में आ गया कि उस कंडीशन में, मतलब जब कभी भी टग ऑफ वॉर जैसा कोई गेम होता है, इसमें अगर कोई जीतता है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट समझाएंगे और ऐसा बच्चों को समझ में आएगा कि वो बिल्कुल भूलेंगे ही नहीं। नेक्स्ट है बाय यूजिंग डेली लाइफ एग्जांपल और बाय रिलेट थ्योरी टू देयर डेली लाइफ। यहाँ पे जब हम लोग पढ़ाते हैं तो यहाँ पे बच्चे को वो सारी चीजें याद रहती हैं जो उनकी डेली लाइफ से हम लोगों ने रिलेट किया। जैसे कि मुझे बच्चे को कभी ये बताना होता है कि कॉइल है एक, तो मैं जनरली उन लोगों को क्या बताती हूँ कि ठीक है, कॉइल जो होता है वो एक जलेबी जैसा तुमको दिखेगा, या बिल्कुल मॉर्टिन का जो कॉइल होगा उसकी तरह दिखेगा। तो उनको वो कॉइल वर्ड जो है वो, ठीक है, उनको अब उसका मीनिंग एक पता होगा कि एग्जैक्ट हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, उनको पता होगा। लेकिन अगर मैंने ये बताया कि ठीक है, वो जलेबी जैसा दिखता है, तो उनको पूरा वो इमेजिन होने लग जाएगा कि हाँ भाई, जो कॉइल है वो इस तरीके से होता है। और थ्योरी को उनकी डेली लाइफ से कैसे रिलेट करेंगे, तो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि मैंने ये बोल दिया कि जब कभी मैं इनर्शिया पढ़ा रही हूँ तो हमारे वो जनरली इनर्शिया में ये होता है कि जो अपन डस्टिंग वगैरह करते हैं तो उस समय जो डस्ट होते हैं, डस्ट पार्टिकल बाहर कैसे आते हैं, किसी भी मैट से, डोर मैट पे ले लिया, वहां से डस्ट पार्टिकल कैसे बाहर आते हैं, तो वहां पे इनर्शिया का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये इस तरीके का जो डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, क्योंकि फिजिक्स है तो मैं उसको इजीली हर चीज से रिलेट कर सकती हूँ और उनको फिर बता सकती हूँ। तो इससे ये एक फायदा होगा कि अगर वो अपने घर में भी जाएंगे तो कहीं पे भी किसी भी चीज को देखेंगे तो उनको बिल्कुल लगेगा कि हाँ भाई, यहाँ पे ये फिजिक्स लग, यहाँ पे ये हुआ होगा। तो इस तरीके से डेली लाइफ से रिलेट करके उनको कॉन्सेप्ट इजीली समझा सकते हैं। दूसरा है बाई कलेक्टिंग वाइड वैरायटी ऑफ ग्राफ फ्रॉम न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ईटीसी। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोगों का जो ग्राफ होता है, ऑब्वियसली बात है, ग्राफ से इजीली किसी चीज को समझाया जाता है, और ग्राफ जो होता है वो रिलेट करता है दो चीजों को। तो अगर यहाँ पे हम लोग उनकी ग्राफ की प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो
9th 10th का तो ठीक है, यहाँ पे काम आएगा। आगे भी 11th 12th और इवन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहां पे भी ग्राफ का बहुत रोल होता है। उसके बाद अगर वो डेली लाइफ का उनका देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें भी ग्राफ का उनका ग्राफ का रोल रहता है, इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ। इजीली उससे वो चीजों को रिलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। या ये बोले कि हम लोग बहुत एक डिटेल वाली चीजों को, या जो 4-5 पेज में किसी चीज को एक्सप्लेन करने के बजाय हम लोग अगर ग्राफ से उसको रिलेट कर दें तो वो फिर इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है बाय यूजिंग डिवाइसेस। ठीक है, मेरा अब यहाँ पे जनरली करंट वगैरह मेजर करना हो, पोटेंशियल मेजर करना होता है, तो जनरली हम लोग मैं उन लोगों को दिखाती हूँ जब भी मुझे पढ़ाना होता है इस तरीके का, तो फिजिक्स लैब से मैं ऐसे डिवाइसेस ला करके उनको बिल्कुल दिखाती हूँ और फिर उनको समझाती हूँ कि देखो ये है। मतलब एक होता कि मैंने उनको सिर्फ बुक से बता दिया कि ठीक है एमीटर होता है कुछ, उसका डिजाइन ऐसा होता है, इस तरीके का बता दिया। लेकिन अगर उसी चीज को बच्चा अपने हाथों पे रख करके देखे, अपनी आंखों के सामने देखेगा, तो उसको बिल्कुल क्लियर है कि हाँ ये एमीटर है और इसको मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूँ। बच्चों को जब जनरली मैं ऐसा डिवाइस दिखाती हूँ तो ही उन लोगों के इतने सारे क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं कि ये जो रेड कलर का बटन दिख रहा है, स्विच दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इस टर्मिनल का मतलब क्या है। तो एक नई चीज अगर उनके सामने आई तो उन्होंने खुद ही क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। इवन जो चीज मैं भूल भी जाती हूँ कि ये मुझे बताना है, वो बच्चे ही खुद से पूछ पूछ करके कर लेते हैं क्लियर। तो यहाँ पे डिवाइसेस का यूज अगर हम करें तो चीजों को इजीली बताया जा सकता है। एक्टिविटीज हैं, जितने भी प्रिंसिपल है, जितनी भी चीजें यहाँ पे बनी हुई हैं, उनकी कुछ एक्टिविटी होती है। लाइक रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, तो उसके लिए ग्लास स्लैब का एक्टिविटी करवाया, उनको समझ में आ जाएगा। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि जब कभी भी कोई वायर होता है उससे करंट फ्लो होता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो ये वाला तो मैं ऑनलाइन क्लास के टाइम पे भी जनरली किया करती थी, लैब में जा करके उन लोगों को दिखा देती थी कि देखो यहाँ पे आयरन फिलिंग डाल दिया, करंट फ्लो करवाया और आयरन फिलिंग सारी अट्रैक्ट हो रही हैं। इसका मतलब तो फिर एक वही था कि थ्योरी थी उनके बुक में और उस चीज को एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन किया, तो वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कई सारी चीजें अवेलेबल ना हो, तो भी हम लोग जैसा वो गेम वाला कॉन्सेप्ट था उसी तरीके से खुद अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज डिजाइन करके भी यहाँ पे बच्चों को बताएं तो वो इजीली उनको समझ में आ जाएगा। लास्ट है यहाँ पे डिराइव इक्वेशंस। जनरली हम लोगों का जो सब्जेक्ट होता है उसमें फॉर्मूले दिए हुए होते हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर फॉर्मूला दिया है तो वहां पे ये कभी नहीं बोलेगा कि बिल्कुल आप इस फॉर्मूले को याद कर लो। ये भी बताया जाता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे। तो इन सारी चीजों के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा सकता है और उनके लिए चीजों को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। अब लर्निंग आउटकम की बात करें तो इतना सब पढ़ाने के बाद यहाँ पे ये होगा कि द स्टूडेंट कैन डिफरेंशिएट टर्म्स एंड फिनोमिना। ठीक है, अलग अलग टाइप के फिनोमिना होते हैं। कई फिनोमिना का नाम भी यहाँ पे सिमिलर होता है, लेकिन फिर अगर हम लोगों ने सारी चीजों का यूज करके, सारी चीजों को एक्सप्लेन करके या उनको एक्टिविटीज के थ्रू बताया, दिखाया, तो वो इजीली इन सारी चीजों को डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे। जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया एक्टिविटी के थ्रू। दूसरा है मास और वेट। यहाँ पे होगा ये कि जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि ठीक है हमारा वेट, जो नॉर्मल हम लोग टर्म यूज करते हैं कि वेट कितना है 60 kg है, वेट कितना है 65 kg है, तो ये हम लोगों का टर्म होता है। लेकिन फिजिक्स पढ़ने के बाद और मास और वेट को डिफरेंशिएट करने के बाद वो बच्चा इजीली बता पाएगा कि नहीं, हम लोग जो 65 kg, फिर 60 kg, 50 kg बोलते हैं वो मास होता है, वेट एक अलग ही चीज होती है। हम लोगों को अपना वेट निकालना हो तो क्या करेंगे, अपने मास में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे जनरली 9.8 का किया जाता है, लेकिन कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए 10 का कर देते हैं। जैसे अगर मेरा मास 50 kg है तो मेरा वेट सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 500 न्यूटन का आ जाएगा। तो ये अगर ये इतना सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद बच्चे का ये जरूर क्लियर हो जाएगा कि मास और वेट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। हम लोग जिसको डेली लाइफ में वेट बोलते हैं वो वेट नहीं, वो मास होता है।
उसके बाद अगला है परफॉर्म एक्टिविटीज एंड वेरीफाई द लॉज। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के लॉज होंगे, जैसे ओम्स का एक लॉ होता है। ओम का लॉ ये होता है जो इस चीज को रिलेट करता है। जनरली मैं बताना चाहूंगी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या सिंपल टर्म में बोले तो वोल्टेज, कि अगर हम लोग कभी वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है। ये ओम का लॉ होता है। तो यहाँ पे जो इस चीज को, ओम्स के लॉ को हम लोग इजीली एक्टिविटी के थ्रू बता सकते हैं। वहां पे होगा ये बैटरी वगैरह से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, एमीटर और वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। और यहाँ पे जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जा रहे हैं, तो जैसे कि पहले सपोज पोटेंशियल यहाँ पे 4 वोल्ट का है, 2 एम्पियर का आया, लेकिन इसके बाद फिर मैंने और बढ़ा दिया, सपोज मैंने 6 कर दिया तो करंट बढ़ करके सपोज 4 एम्पियर का हो जाएगा। तो ये चीज तो थ्योरी थी, बच्चा समझ भी जाएगा इस चीज को। लेकिन अगर वही बात आ रही है कि एक्टिविटी के थ्रू मैं इस चीज को बताऊंगी, तो वो अपनी आंखों से उस चीज को देखेगा कि हाँ, ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हो रही हैं, ये सच में ऐसा होता है। तो ये एक यहाँ पे एक्टिविटी का फायदा है। दूसरा यहाँ पे डिस्पर्सन होता है। डिस्पर्सन जनरली ये होता है कि अपनी जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर से मिल करके बनी होती है। तो जब हम लोग व्हाइट लाइट को कभी भी प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, विबग्योर जिस चीज को बोला जाता है। तो यहाँ पे डिस्पर्सन की जो एक्टिविटी है उसके थ्रू हम लोग मतलब इस चीज को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होगा ये कि एक प्रिज्म बस हम लोगों को लेना होता है और उससे सनलाइट को पास करवाते हैं, और बिल्कुल वॉल पे या किसी स्क्रीन पे अगर हम लोग इसको ऑप्टेन करें तो हम लोगों को ये दिखता है। तो ये जो एक्टिविटी के थ्रू जो अपने वीक स्टूडेंट होते हैं, जो बिल्कुल सिर्फ कॉन्सेप्ट को या थ्योरी से नहीं समझ सकते हैं, वो भी इजीली एक्टिविटीज वगैरह देखते हैं तो उनके दिमाग में क्लिक करता है कि हाँ, ये ऐसा है। नेक्स्ट है रिलेट्स फिनोमिना विद कॉजेज एंड इफेक्ट। तो यहाँ पे जो है कि हम लोग जितने भी फिनोमिना पढ़ रहे हैं या जो हम लोग देखते हैं नेचर में, जो भी चीजें हो रही हैं उसका रीजन क्या है। जैसे कि ब्लू कलर ऑफ स्काई, तो जो अपने स्काई का कलर ब्लू है, क्या वो एक्चुअल में ब्लू है? तो नहीं, वो एक्चुअल में ब्लू नहीं है, वो दिखता है हम लोगों को ब्लू। क्यों दिखता है? ब्लू कलर की जो लाइट है उसकी स्कैटरिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये जब नेचुरल चीजें भी आती हैं, जो चीजें नेचर से रिलेटेड होती हैं, उसको जब हम लोग बताते हैं तो बच्चों को इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है। जैसे अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें वीक से वीक बच्चा भी, जब मैं ये पढ़ा रही थी 10th में, तो ये एक ऐसा टॉपिक था जिसमें वीक से वीक जो बच्चा होता है, जिनको बिल्कुल पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, वो भी काफी ध्यान से सुन रहे थे और वो क्वेश्चन कर रहे थे इसमें। उनका क्वेश्चन ऐसा होता था कि मैम मतलब वो ब्लू नहीं है, हमको तो लगता था जैसे एक सीलिंग होती है वैसा स्काई होता है, स्काई मतलब स्काई है क्या? इस तरीके का उनका जनरली क्वेश्चन यहाँ पे आता था। तो हमने यहाँ पे ये तो बता दिया कि स्काई का कलर ब्लू है, लेकिन साथ में उसका रीजन भी बताया कि क्यों उसका कलर ब्लू है, क्यों उसका कलर रेड नहीं हो सकता। जनरली सनराइज या सनसेट के समय रेड टाइप का दिखता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, हमेशा तो वो ब्लू कलर का ही दिखता है। तो ये क्यों है, रीजन क्या है इसका, ये हमने बताया। फिर नेक्स्ट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, बचपन से ही सुनते आए थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ये जो स्टार है वो ट्विंकल करता है, क्यों करता है ट्विंकल? अब हम लोगों को ये पढ़ना है। बोल दिया कि ठीक है, जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं उसका रीजन अब वो पढ़ेगा, तो उसको काफी इंटरेस्ट आता है इन सारी चीजों में। जब उसके सामने जो चीजें हैं जो दिख रही हैं उसको अपन रिलेट करते हैं। इसके बाद है फाइंड आउट व्हाई एंड हाउ। जैसे कि यहाँ पे हाउ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा अगर पढ़ता है तो उसके दिमाग में ये जरूर आता है कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। मैंने पढ़ाया कि ठीक है, मैग्नेट के कारण या इन सारी चीजों के कारण वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसका एक अलग प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पे ये बच्चे जब मैं ये पढ़ाती हूँ तो बच्चे सामने से पूछते हैं कि मैम जो हमारे घरों में बिजली आती है वो कहाँ से आती है, वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है।
तो पढ़ाने के बाद उनके दिमाग में अगर ये व्हाय वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है या हाउ और व्हाय ये दोनों अगर कॉन्सेप्ट आ रहा है, मतलब उनका ये क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि अगर मैं सामने से बताऊंगी तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को याद रहे, लेकिन अगर उनके दिमाग में ये खुद से क्वेश्चन आया है क्योंकि ये उनका क्वेश्चन है और उसके बाद ये मैं एक्सप्लेन करूंगी तो ये ज्यादा क्लियर होगा। तो कभी भी पढ़ाते समय मैं मतलब मेरे ख्याल से इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ाएं और उसके दिमाग में खुद ही ये क्वेश्चन उठता जाए कि हाउ और व्हाय, मतलब ये क्यों हो रहा है, अगर ये हुआ तो इसका नाम ऐसा क्यों पड़ गया, कैसे हुआ, या ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आएगा तो बच्चा ज्यादा अच्छे से हमारे हमारी चीजों को, हमारी बातों को ध्यान में रखेगा। यही नेक्स्ट है व्हाई वी यूज थिंग्स लाइक दैट, मतलब किसी भी चीज को हम लोग इसी तरीके से क्यों यूज करते हैं। अगर हम लोग फ्यूज वायर का यूज करते हैं तो क्यों उसको हम लोग सीरीज में ही लगाते हैं, क्यों हम लोग अपने घर के सारे अप्लायंसेस को पैरेलल में लगाते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अगर पढ़ रहा है बच्चा तो उसका क्लियर होगा। इसके बाद है कैलकुलेट यूजिंग डेटा। तो यहाँ पे जो भी डेटा है इतना पढ़ने के बाद या ये सारी चीजें पढ़ने के बाद एक 10th क्लास का भी जो बच्चा होगा वो इजीली किसी भी इलेक्ट्रिसिटी जो अपना इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका पावर दिया है तो वो बिल्कुल ये निकाल सकता है कि ये कितना कितने करंट को ये कंज्यूम करता होगा, कितनी एनर्जी ये कंज्यूम करता होगा। एक्चुअली ये इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए था। तो यहाँ पे अब 10th क्लास का बच्चा जो है अगर ये पढ़ रहा है तो पढ़ने के बाद वो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी बिल भी फाइंड आउट कर सकता है कि किस तरीके से निकाला जाता है, यूनिट क्या होता है, एक यूनिट मतलब हम लोग कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तब जा करके वो एक यूनिट बन रहा है। अगर इतना यूनिट खर्च हुआ या फिर एक पैरेलल जैसे पर्टिकुलर एक रेफ्रिजरेटर की बात कर ले तो रेफ्रिजरेटर जो है वो कितना बिजली बिल उनके यहाँ का कंज्यूम कर रहा है, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उसके कारण कितना बिल आ रहा है, और 10 घंटे तक अगर हम लोग टीवी देखें तो कितना बिल आएगा। ये सारी चीजें वो इजीली फाइंड आउट कर सकता है। नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस जनरली यहाँ पे मैंने इसलिए एग्जांपल में लिया है क्योंकि जनरली लोग जो चश्मे या ग्लासेस का यूज करते हैं वहां पे क्या होता है कि जब वो डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए जाते हैं तो आप सभी का जो रिपोर्ट वगैरह आता होगा जिनको स्पेक्स लगे हैं उनके रिपोर्ट में हमेशा कुछ इस तरीके का लिखा होता होगा पावर, जैसे कि +5D या -2.5D, इस तरीके का पावर यहाँ पे लिखा होता होगा। तो इसका मतलब क्या है, तो जो बच्चा है वो इतना पढ़ने के बाद उसको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अगर प्लस यहाँ पे लगा हुआ है या फिर लिखा हुआ है रिपोर्ट में तो वहां पे कौन से लेंस का यूज हो रहा है, और अगर माइनस लिखा हुआ है तो कौन से लेंस का यूज हो रहा है। तो ये एक तो उसकी डेली लाइफ की चीज भी हो गई जो उसको काम में आएगी, अगर उसने देखा आ, तो वो बता सकता है। इस चीज को और ऐसे समझा जा सकता है, बच्चों से ही इस चीज को पूछा जाए। बच्चे जनरली कुछ होते हैं क्लास में जिनको स्पेक्स वगैरह होते हैं तो उनसे हम पूछें कि आपको ये जो स्पेक्स आप जो यूज कर रहे हैं इसका पावर कितना है, तो सपोज उसने बता दिया कि +2 का है तो उसी से बाकी बच्चे रिलेट कर लेंगे कि प्लस है मतलब यहाँ पे वो कॉन्वेक्स लेंस का यूज हो रहा होगा, और अगर वो माइनस बोला होता तो यहाँ पे कॉन्केव लेंस का यूज होता। प्लस और माइनस साइन देखने के साथ ही वो ये भी बता पाएंगे कि कौन से डिफेक्ट के कारण, मतलब मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है, किस डिफेक्ट के कारण उसको ये यूज करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से वो डेली लाइफ में ये चीजें उसको काम में आएंगी। नेक्स्ट है हैंडल टूल्स एंड एपरेटस प्रॉपरली। ठीक है, यहाँ पे पढ़ाते समय जनरली उनको लैब में ले जाया जाता है और वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो डिवाइसेस देखते हैं, तो उनको कैसे यूज करना है, कब सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है, ये उनको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इवन अगर हायर क्लासेस का भी उनको कुछ डिवाइस दिखाया जाए तो वो बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं। उनको प्रैक्टिकली जो चीजें होती हैं जिसके बारे में अभी तक पढ़ते आ रहे थे वो सामने से देखने को मिले, उसको हैंडल करने को मिले, तो वो
इजीली उस चीज को समझ पाएंगे। नेक्स्ट है अप्लाइज हाइपोथेटिकल कंडीशंस। ठीक है, यहाँ पे अब जैसे कि हम लोग जब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ब्लू कलर ऑफ स्काई के बारे में जब मैं बता रही थी, तो वहां पे था कि क्यों होता है, उसका रीजन क्या है। चलो ठीक है, स्कैटरिंग है, लेकिन स्कैटरिंग भी किसके कारण हो रहा है? क्योंकि अपने अर्थ में एटमॉस्फेयर होता है, अपने अर्थ में एटमॉस्फेयर है, तो उसके कारण यहाँ पे स्कैटरिंग वाला जो फिनोमिना है वो होता है, और उसके कारण फिर हम लोगों को स्काई का कलर ब्लू दिखता है। तो अगर यहाँ पे जैसे ही मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया, तो इसके बाद तुरंत यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो कौन सा कलर दिखता? मतलब अभी तक तो ठीक है, यही हम लोग बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेयर है इसलिए ब्लू कलर दिख रहा है, और एटमॉस्फेयर नहीं है, नहीं होता तो कौन सा कलर दिखता? या फिर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जब वो स्पेस में जाते हैं तो उनको स्काई का क्या कलर दिखता होगा? तो यहाँ पे बच्चे फिर खुद ही दिमाग लगाते हैं कि ठीक है, अभी ब्लू अगर इसके कारण दिख रहा है तो उनको ऑब्वियस सी बात है डार्क कलर दिखता होगा, क्योंकि स्काई का खुद का कोई कलर है नहीं। तो ये उनको समझ में आया। उसके बाद व्हाट विल हैपन इफ देयर वर नो ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन ऑन अर्थ। अगर यहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ग्रेविटी के कारण चल फिर सकते हैं, नहीं होती तो क्या होता? तो उनका आंसर ये होता है कि तो जैसे लोग स्पेस में रहते हैं बिल्कुल हवा में फ्लोट करते हुए, उसी तरीके से हम लोग होते। फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? तो हम लोग चल नहीं सकते, स्लिप हो जाते, जैसा जनरली बारिश के टाइम पे होता है। वहां पे उस समय बारिश के टाइम पे अपन क्यों स्लिप हो जाते हैं? क्योंकि वहां पे जो सरफेस होता है वो काफी स्मूथ हो जाता है, और वहां पे फ्रिक्शन काफी कम हो जाता है। तो फ्रिक्शन अगर कम हुआ तो हम लोग स्लिप हो गए। हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं, क्यों लिख पाते हैं? फ्रिक्शन के कारण लिखते हैं। अगर नहीं होता तो क्या होता? हम लोग नहीं लिख पाते। ये सारी चीजें उनको समझ में आएंगी। डेवलप ऑनेस्टी एंड मेकिंग कंक्लूजन। ये हम लोगों का जनरली रहेगा एक्सपेरिमेंट करते समय कि वो जो भी डेटा या जो रीडिंग वो नोट कर रहे हैं वो कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं। क्योंकि जैसे अगर एक वायर का मैंने बोल दिया कि आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो उस वायर का रेजिस्टेंस ऑलरेडी डिफाइंड है 2 एम्पियर, और अगर बच्चे ने ईमानदारी से प्रैक्टिकल किया है तो उसका बिल्कुल ये 2 ओम ही आना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कनेक्शन लूज होते हैं तो उसके कारण कम ज्यादा हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सारी चीजें सही हैं और बच्चे ने भी ईमानदारी से किया है तो ये बिल्कुल उसका इक्वल ही आना चाहिए। आगे है बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स एंड मेकिंग ग्राफ। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो ग्राफ बनाना भी सीख जाए, या जो सारे डेटा है उनको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीख जाए, ग्राफिकल कैलकुलेशन करना सीख जाएं। और नेक्स्ट है ये अपना जो लेसन प्लान बनाना था, वो मैंने अपना थोड़ा सा मुझे इजी पड़े इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से बनाया था कि यहाँ पे मैंने एक चैप्टर ले लिया था अपना लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बच्चे को पढ़ाया रिफ्लेक्शन एंड टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ाया, तो तुरंत मैं उनसे ओरल क्वेश्चन पूछूंगी कि जनरली मैं क्लास में 1 या 2 टॉपिक ही लेती हूँ, और उसका क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा उन लोगों से पूछ करके या उन लोगों के सामने सॉल्व भी करवा करके उनका फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे असेसमेंट स्ट्रेटेजी तो है ओरल क्वेश्चन, यहाँ पे मैं पूछ सकती हूँ। लर्निंग आउटकम जो है तो वो ये रहेगा कि बच्चा इजीली डिफरेंशिएट कर पाए मिरर को कि ये कौन सा मिरर है। यहाँ पे जो अ, थोड़ा सा फ्लैट सरफेस है या थोड़ा सा केव्ड टाइप का है वो अपना कॉनकेव होता है। तो इस तरीके का बच्चा इतना आइडेंटिफाई कर पाएगा। अब यहाँ पे एक तो डायग्राम के थ्रू अपन बता सकते हैं, दूसरा वीडियो से बता सकते हैं, और तीसरा एक चीज है कि मिरर को उनके सामने रख करके जनरली ये मैंने लिखा नहीं है, लेकिन हाँ ये मिरर वगैरह का यूज करके भी उनको सामने से दिखा करके भी बताया जा सकता है कि ये है। तो इस तरीके से ये आएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा था नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड कि कितना टाइम लगेगा मुझे इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे 2 दिन लिखा है, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल वगैरह भी होता है, जैसे ये वाला टॉपिक है साइन कन्वेंशन एंड मिरर फॉर्म।